गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इग्नू की बुक का सेकंड भाग का सेकंड पार्ट देखने वाले। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 देखा था। इसका अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एंड आइकन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल में आपको मिलती रहती है। पर्यटन के प्रकार, तीर्थ यात्रा व धार्मिक पर्यटन। पर्यटन को लेकर कई विचारकों के अपने विचार प्रकट किए हैं, परंतु हम एक महत्वपूर्ण विचारकों के विचार का अध्ययन करेंगे जिसमें हम तीर्थ यात्रा व धार्मिक पर्यटन समझेंगे। बच्चों, ऐसे बहुत सारे पर्यटन को लेकर कई विचारकों के अपने विचार रहे हैं, परंतु हम एक महत्वपूर्ण विचारक के बारे में समझेंगे जिन्होंने हमें तीर्थ यात्रा व धार्मिक पर्यटन को समझाने की कोशिश की है। गेनेप ने धार्मिक पर्यटन को 3 चरणों में बांट कर समझाने की कोशिश की है। गेनेप विचारक जो थे उन्होंने पर्यटन को लेकर धार्मिक स्थल से जोड़ते हुए 3 भागों में बांटा है, उसे समझाने की कोशिश की है जिससे हम बड़ी ही आसानी से उसके धार्मिक पर्यटन स्थल को समझ सके। बच्चों, पहली अवस्था अलगाव, जिसे हम प्रत्येक दिन कह सकते हैं। दूसरी अवस्था सीमांतता, जहां व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग एक नई भूमिका के साथ जोड़ा गया है। और तीसरी अवस्था प्रस्थापित, जिसके बाद अनुष्ठान की अवधि के बाद व्यक्ति को समाज में फिर से स्थापित किया जाता है और वह अपने दिन की गतिविधि के लिए सामान्य दिनचर्या अपनाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि पहली अवस्था प्रत्येक दिन है जिसमें हम लोग हर एक दिन जीते हैं, ठीक है। दूसरी अवस्था उन्होंने सीमांता की अवस्था बताई है कि हर एक वो दिन, जिसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो वीकेंड के दिन होते हैं, हम वीकेंड में कुछ अलग काम करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग होते। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे हटकर थोड़ी ज़िंदगी, जैसे हम वीकेंड कह सकते हैं, उसमें जीना, उसमें इंटरटेनमेंट करना, अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट करना। तो डेली बेस का जो रूटीन है उससे अलग होकर एक नई भूमिका, नई एक योजना के अनुसार एक यात्रा करना, वह सीमांता की अवस्था बताई है, ठीक है। तीसरी अवस्था उन्होंने पुनर्स्थापन की व्यवस्था बताई है कि जिस प्रकार से हम वीकेंड को एंजॉय कर फिर से डेली बेसिस का जो रूटीन है उसको फॉलो करने लग जाए। और वह अवस्था उन्होंने कौन सी अवस्था बताई है? पुनर्स्थापित की अवस्था बताई है। इसको और ब्रीफली समझते हैं। बच्चों, सीमांतता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है जब तीर्थ यात्रा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जैसे मुसलमान द्वारा हज या मक्का के लिए तीर्थ यात्रा करना या हिंदुओं के लिए कुंभ मेले की तीर्थ यात्रा पर जाना, ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थल के लिए किए जाने वाले उपवास, संयम और आत्मशुद्धि जैसे तैयारी को वास्तविक अर्थों में सीमांत अवधि कहा जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम मक्का मदीना जाते हैं या फिर हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के किसी भी धर्म से जुड़कर हम कोई भी फेस्टिवल, उपवास सेलिब्रेट करने के लिए तैयार होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने मन की अशांति जो हो रही है उसको, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम फास्ट रखते हैं या फिर हम कह सकते हैं रमज़ान के रोज़े चलते हैं, तो हम कुछ दिनों से पहले ही उसकी प्रिपरेशन करने लगते हैं और अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। ऐसे ही उपवास की ज़रूरत होती है, जैसे दुर्गा नवरात्रे हो गए हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक दिन पहले से ही सारी चीज़ें तैयारी करने लग जाते हैं और अपने मन की शांति और अगले दिन की उपासना करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि कल से हमारा फास्ट है, हमें शांत रहना है, अब भगवान में आस्था रखनी है, संयम रखना है, गुस्सा नहीं करना। सारी चीज़ों की जो प्रिपरेशन है वो व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है? सामंत अवधि कहा जाता है, या हम कह सकते हैं धार्मिक व्यवस्था की दूसरी अवधि, जो गेनेप ने अपने विचारों में प्रकट की है। पर्यटक पहले दिन से अपने सामान्य दिनचर्या से अलग होता है। पहला चरण तपस्वी, फिर वह और चिंतनशील मनोदशा के एक चरण में चला जाता है, सीमांत चरण में प्रवेश करता है और अंत में तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद वह दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में वापस जाते हैं। इसलिए यह संयोजन का तीसरा चरण है। धर्मनिरपेक्षता, पर्यटन और अवकाश गतिविधि में समानता को सीमा से अलग करने के लिए इसे दहलीज पर होना कहा जाता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये
है कि जो हमारा डेली रूटीन होता है या हम किसी भी फेस्टिवल को मनाते हैं, चाहे वो मुसलमान का हो चाहे हिंदू धर्म का हो, कोई भी धर्म आस्था से जुड़ा होता है, तो पहला चरण हमारा क्या होता है, उस अवस्था में जाकर अपने आप को शांत करना, अपने मन की जो चिंतनशील प्रक्रिया है उसको शांत करना, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करना और भगवान का बार बार नाम लेकर उनको याद करना, है ना। तो वो व्यवस्था क्या कहलाती है, हमारी सीमांत की व्यवस्था कहलाती है। और वो जब भी रूटीन होता है चालू, चाहे धर्म मुसलमान का हो चाहे हिंदू धर्म का, तो वो जो डेली रूटीन होता है उनसे बिल्कुल हटकर होता है। जैसे हम कोई भी फेस्टिवल ले लेते हैं, जैसे हमें दुर्गा पूजा बनानी है, गणेश चतुर्थी बनानी है ना, तो ये धर्म आस्था के कुछ धार्मिक त्यौहार हैं जहाँ पर लोग बड़ी ही धूमधाम से अपने पूरे घर की साफ सफाई कर कर गणपति बाबा को लेके आते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति मुसलमान का मक्का मदीना जाता है तो उसका जो दिनचर्या होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब जो डेली रूटीन होता है, जैसे सुबह उठना, उठकर फिर ऑफिस चले जाना, देन वहाँ से आकर घर का काम करना, खाना पीना और सो जाना, ये मनुष्य का एक डेली बेसिस का रूटीन होता है। परंतु जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कोई भी आस्था से जुड़ी कोई त्योहार आता है या उपवास आता है या मक्का मदीना के लिए खुद को जाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो उनका जो डेली रूटीन होता है वो उनके डेली रूटीन से बिल्कुल अलग होता है, जो डेली बेसिस पे वो इंजॉय कर रहे होते या फिर बिता रहे होते। तो वो पहली अवस्था क्या कहलाती है, हमारी सीमांत की अवस्था कहलाती है। और यह वो अवस्था है जो धर्मनिरपेक्षता को पर्यटन और अवकाश की गतिविधियों से एक साथ जोड़ने में व उसकी दहलीज तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, कई सदियों से लोगों ने शहरों, तीर्थों, नदियों, पहाड़ों की तीर्थ यात्रा की हैं। दुनिया भर के शहरों ने धार्मिक पर्यटन विकसित किया है क्योंकि यहाँ उन्हें पवित्र माना जाता है, उनके पास प्रसिद्ध मंदिर या चर्च है जैसे पवित्र केंद्र है, या क्योंकि वह ऐसे स्थान है जहाँ से चमत्कार की सूचनाएं मिली है, जैसे पुर्तगाल में फातिमा, फ्रांस में लूर्ड्स। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हम सदियों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से दूर दराज पवित्र स्थानों पर जाते हैं, नदियों पहाड़ों में जाकर तीर्थ यात्रा करते हैं। जिस प्रकार से यह विकसित होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर पवित्रता का स्थान इस तरीके से बन गया कि लोगों की आस्था जुड़ गई है और यहाँ पर मंदिर व चर्च बना दिए गए हैं और वहाँ पर बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारा धर्म स्थल या धर्म विश्वास आस्था कहीं ना कहीं पर्यटन में परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है और विकसित भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा उदाहरण हम अगर समझें तो पुर्तगाल में फातिमा और फ्रांस में लूर्ड्स जैसे कुछ एग्जाम्पल है जो चमत्कार के लिए या धर्म आस्था से जुड़े कुछ स्थल देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, जबकि इसके अतिरिक्त तीर्थ यात्रा आम तौर पर धार्मिक घटनाओं या इलाकों से जुड़े होते हैं, पर्यटन मानव विज्ञान ने पवित्र और समाधि पर्यटन की अवधारणा को भी देखा है। यहाँ महत्वपूर्ण राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष घटनाओं को सौंपी गई पवित्रता को शामिल करने के लिए पवित्रता की अवधारणा को व्यापक बनाया है। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि बहुत सारे तीर्थ यात्राएं हमें देखने को मिल सकते हैं, धार्मिक घटनाएं हुई है, इलाकों से जुड़ी हो सकती है, धर्म से जुड़ी हो सकती है। जब पर्यटन का मानव विज्ञान का अध्ययन किया गया तो हमने देखा कि पवित्रता व समाधि को लेकर भी बहुत सारी आस्थाएं देखने को मिलती है, जिस प्रकार से यह राजनीतिक और धर्मनिरपेक्षता से जोड़ती हुई एक अच्छी और पवित्रता की अवधारणा में परिवर्तित दिखाई दी गई है, जो देशभक्ति या यहाँ तक कि परिवार के गौरव जैसी भावनाओं से जुड़ी हो सकती है। पर्यटक कई बार कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ राजनीतिक घटनाएं घटित होती है, जो राजनीतिक नेताओं के दफन स्थलों को चिन्हित करती है, जैसे यूएसएसआर में कलात्मक लेनिन के मकबरे या यूरोप के विभिन्न स्थानों में युद्ध कब्रिस्तान या बर्लिन की दीवार की तरह गंभीर राजनीतिक घटनाओं की जगह द्वारा चिन्हित किया जाता है। बच्चों, देशभक्ति या परिवार से हम किसी भी आस्था को जोड़ते तो वो हमारे देश का, हमारी भावनाओं का, आस्था का एक गौरव व भावना जुड़ जाती है उस धर्म से, उस स्थल से, या फिर
उस प्रकार के विश्वास पे कि हाँ यहाँ पर जाकर चमत्कार देखने को मिलते हैं। पर कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है राजनीतिक को लेकर जो हम चिन्हित करते हैं उस धर्म से भी कि वह उस वजह से राजनीतिकता हुई है। लोगों ने राजनीति में धर्म के नाम को प्रचलित किया है, लोगों के सामने प्रकट किया है, जो एक राजनीतिक का मुद्दा बन गया। बहुत सारे मकबर बनाए गए हैं या फिर हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे राजनीतिक घटनाएं घटित हुई है। जैसे हम कह सकते हैं यूएसएसआर में कलात्मक लेनिन के मकबरे देखने को मिलते हैं जो धर्म से भी जुड़े हैं और राजनीतिक में एक चर्चा के विषय में बन चुके हैं। कब्रिस्तान, बर्लिन की दीवार भी, ये वो सारे चर्चे हैं जो हमारे धर्म आस्था से जुड़ते हुए एक राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कब्रिस्तान पर्यटन। माउंट वेसुवियस के पास पोम्पेई के प्राचीन शहर में किए गए यात्राओं की तरह पर्यटन की घटनाओं में मृत्यु के परिवर्तन से संबंधित है, जहां एक पूरे शहर को ज्वालामुखी राख के नीचे दफन किया गया था। कब्रिस्तान पर्यटन में मृतकों के लिए अन्य संस्कृति के स्मारक भी शामिल है, जैसे भारत में ताजमहल या मिस्र में पिरामिड। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि जो कब्रिस्तान है वो भी, या हम कह सकते हैं मृत शरीर भी, आज पर्यटन से कहीं ना कहीं संबंधित है। और बहुत सारे ऐसे जगहों पर हमें कब्रिस्तान और उनके पुतले दिखाई देते हैं जहाँ पर लोग धर्म से तो जुड़े हैं, साथ में उनके यात्रा के लिए भी जाते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं वेसुवियस के अंदर एक पोम्पेई के नाम का एक प्राचीन शहर था जो ज्वालामुखी की राख के नीचे दफन किया गया, जहाँ पर बहुत सारे शहर के लोगों को दफन किया गया। उसको देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। साथ ही हम सबसे बड़ा एक उदाहरण से समझ सकते हैं बच्चों की हमारा ताजमहल और मिस्र में पिरामिड ऐसे शहर है जहां पर कब्रिस्तान या मृत्यु हुई है लोगों को और दफनाया गया, उसको देखने के लिए वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है, उसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कब्रिस्तान हो गए या मृत शरीर भी आज उनकी अनुष्ठान करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो रीति रिवाज है उसे देखने के लिए भी भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं। मृत्यु की अवधारणा को समझने के लिए अतिथि एक अन्य संस्कृति के अनुष्ठान के तरीकों में एकांत खोजने की कोशिश है। इस प्रकार यह अतिथि और मेजबान के बीच एक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि पर्यटक भावात्मक रूप से मूल्य निवास के दर्द और दुख के जुड़ने की कोशिश करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु जो है वो आज हमारे अतिथियों के लिए और मेजबानों के लिए एक ऐसा संपर्क बन गया है। इसके लिए लोग यात्रा करने के लिए निकल पड़े हैं कि किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वो किस रीति रिवाज से किया जाता है। मुसलमानों में अलग होता है, हिंदू धर्म में अलग होता है, ईसाई में अलग होता है, अन्य धर्म के जितने लोग हैं उनके अलग अलग अंतिम संस्कार करने की क्रियाएं होती है। उसको देखने के लिए, उनके दुख सुख को बांटने के लिए आज पर्यटक अपने घर से निकलता है और यात्रा करता है, और इस प्रकार यह उसके दुख सुखों को बांटते हुए एक पर्यटन के अंतर्गत भी शामिल होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एक आस्था आधारित तीर्थ यात्रा जो आध्यात्मिक कथा पर आधारित ना हो को तीर्थ आधारित पर्यटन के रूप में बांटा गया है। जैसे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो आस्थाएं होती है, आधारित जो धर्म तीर्थ यात्राएं होती है, वो आज कहीं ना कहीं हमारे तीर्थ आधारित पर्यटन के अंतर्गत आ गई है। जैसे भारतीय संदर्भ में जीवन चक्र की घटनाएं जैसे मुंडन, श्राद्ध आदि के लिए हरिद्वार और बनारस जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा इस श्रेणी में आती है। बच्चों, हमारे बहुत से रीति रिवाज है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पूर्वजों के, हमारे दादा परदादा कुछ रीति रिवाज चमत्कारों को फॉलो करते हैं, और ऐसी ही उनसे जो पनपी परंपराएं हैं उनको आज हम अपनाते हैं। जैसे जब भी कोई बच्चा होता है तो हम हरिद्वार या फिर बनारस जाते उसका मुंडन कराने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके श्राद्ध के लिए हम इन जगहों पर जाते हैं। तो ये धर्म से भी जुड़ती है और पर्यटन से भी जोड़ती है, एक आस्था प्रतीत होती है। ठीक है, मानवीय हित परियोजना के लिए यात्रा और धार्मिक सम्मेलन जैसे निराकारी सभा, राधा स्वामी सत्संग, गुरु नानक साहिब जी के 750 साल और सूफी साई बाबा सम्मेलन आस्था पर्यटन के उदाहरण है। ये वो सारे उदाहरण हैं जो आस्था से जुड़े हुए हैं। लोग भारी मात्रा में यहाँ पर यात्रा करने जाते हैं और अपने धर्म की जो आस्था है उसको बनाए रखते हैं, इन सभी धर्मों के सत्संगों से जुड़कर, आदि तमाम तत्वों से जुड़कर। ठीक है, और इस प्रकार यह एक बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि अधिकांश लोग किसी न किसी कारणवश इस पर विश्वास करते हैं, और कुछ अन्य लोग
भी, भले ही वह बहुत धार्मिक ना हो, अपने प्रियजनों द्वारा किए गए संस्कारों के लिए तीर्थ यात्रा को एक आवश्यक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी ना किसी कारण से हम धर्म से जुड़कर उनकी यात्रा करते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये यात्रा पर्यटन को तीर्थ यात्रा से जोड़ते हुए उसकी आस्था को बरकरार रखते हुए उन धर्मों को मान्यता देती है, आस्था को और बढ़ाती है, जिससे हमारा पर्यटन और विकसित होता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यावरणीय और प्राकृतिक पर्यटन। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक प्रथा के लिए प्रसिद्ध है, जो पर्यावरण को बनाए रखती है। बच्चों, अपनी जो प्रकृति है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी संस्कृति क्या है कि हमारे जो भी नियम कानून है, रीति रिवाज है, धर्म से जुड़ी आस्था है, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक से ही पनपी है। तो उसको बरकरार रखने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारी प्रकृति है, और साथ ही पर्यावरण को वो और भी सुंदर प्रभावित करती है। धर्म स्थल जब जुड़ जाता है किसी भी चीज़ से, या कहीं पर भी हम किसी भी चीज़ का, क्यों हम किसी भी पर्यटन स्थल से आकर्षित होते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका प्राकृतिक गुण होता है, या कोई आस्था, धर्म, ये सारी जुड़ी होती है ना। मंदिर हो गए, तो ये मंदिर भी कहीं ना कहीं परमात्मा के किसी घटना घटित चीज़ों से जुड़ी हुई है, जो प्रकृति की ही देन है। वो इस प्रकार से उसे सुंदर तो बनाती है, साथ ही पर्यावरण को और विकसित करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यावरणीय पर्यटन तभी सफल होता है जब इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इससे पारिस्थितिक संतुलन में रुकावट ना हो। बच्चों, पर्यावरणीय पर्यटन तभी सफल हो सकता है जब हम उसका ख्याल रखें, किसी भी प्रकार से हम उसको कष्ट ना पहुंचाएं और उसे संतुलन रखें, और उसकी जो भी रुकावट आ रही है, हम ज़्यादा मात्रा में अपने रीति रिवाज को करने के लिए प्रकृति को हानि ना पहुंचाएं, और उसी को संतुलन करते हुए उसका रुकावट भी ना पड़े, और उसका ध्यान भी रखा जा सके। जैसे वो प्राकृतिक गुण है पर्यावरण, उसको भी हम संतुलित रखते हुए आगे अपने पर्यटन को भी विकसित कर सकते हैं और अपनी आस्था को भी बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है मानवीय विज्ञानों ने देशें, जनजातियां और प्रकृति के साथ उनके संबंध पर अध्ययन किया है, और यह बताया है कि सतत पर्यटन स्वदेशी संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के लिए कैसे लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बच्चों, मानव विज्ञान ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है, अध्ययन किया है, मानव का भी वैज्ञानिक तौर पर भी उनके प्राकृतिक तत्व, या फिर हम कह सकते हैं जो आध्यात्मिक गुण होते हैं मानव के, उसका अध्ययन करते हुए कि वो किस प्रकार से यात्रा करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, वो सारी ही चीज़ों का, चाहे वो जंतु हो, जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, उन सभी का अध्ययन करते हुए यह बताया है कि हम पर्यावरण को कैसे विकसित रख सकते हैं, अपनी परंपराओं को, जिस तरीके से हमारी स्वदेशी परंपराएं हैं, जो प्राकृतिक गुण हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हर एक धर्म, हर एक कर्म हमारा जब जो धर्म से जुड़ा हुआ है, जो हम रीति रिवाज बनाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारा साइंटिफिक प्रॉफिट भी देखने को मिलता है ना। तो इसी प्रकार मानव विज्ञान का जब अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया कि जो हमारी सांस्कृतिक है, स्वदेशी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज, उसको बरकरार रखते हुए हम अपनी प्रकृति को भी विकसित कर सकते हैं, लाभकारी सिद्ध कर सकते हैं, और अपने प्रकृति को भी संरक्षित, मतलब देखभाल कर उसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह उन्होंने अपने विचारों में व्यक्त करा है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शास्त्रीय कार्यों ने पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को उजागर किया है, और यह भी बताया कि कैसे पर्यटन उद्योग के विकास ने प्राकृतिक संस्कृति संबंध को खतरे में डाल दिया है। बच्चों, मानव शास्त्र मतलब होता है मानव का शास्त्रों के द्वारा, हमारे जो भी कथाएं होती हैं, पुराण होते हैं, उन सभी के द्वारा मानव का अध्ययन जब किया गया तो पता चला कि कहीं ना कहीं पर्यटन को हम जिस तरीके से उद्योग के रूप में विकसित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हमें मानव जीवन को कष्ट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसका अध्ययन करता है साथ ही। लेकिन पर्यटन धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और यदि वह पर्यटन को आकर्षित करते हैं तो मरने वाली संस्कृति या खतरे वाले वातावरण का अक्सर फिर से जीवित कर दिया जाता है। इसलिए पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं की संस्कृति का प्रबंध करने और इसे अपनी तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, ताकि पर्यटन को विकसित किया जा सके। बच्चों, अगर हमें अपने पर्यटन को और विकसित करना है, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो हमें प्रकृति के जो रीति रिवाज है, उसकी संस्कृति है, उसको भी बनाए रखना होगा, उसको भी बरकरार रखते हुए ध्यान से कि हम किसी भी ऐसी चीज़ का आविष्कार ना करें कि जो मानव के जीवन को भी हानि पहुँचाए और हमारे वातावरण को भी। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें ऐसे नियम कानून, ऐसे एक्सपेरिमेंट करना होगा
होगा या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट करना होगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी बढ़े और मानव का जीवन का जो दिनचर्या है उसमें भी थोड़ा डेवलपमेंट देखने को मिले, उनका विकास होता हुआ दिखे, जिससे हमारे पर्यटन को भी प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम दोनों ही चीज़ों में बरकरार रखते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे को प्रॉफिट देगी और साथ ही हमारे मानव जीवन की प्रकृति को नष्ट होने से भी बचाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वन्य जीव पर्यटन। वन्य जीव पर्यटन प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है जो पर्यटकों के लिए प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने में मदद करता है, जैसे वन्य जीव अभयारण्य, ट्रैकिंग, पंछियों को देखना या प्रकृति के बीच में होना, जो पर्यावरणीय पर्यटन का भी हिस्सा है। इस प्रकार पर्यटन आदर्श रूप से पर्यावरण के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि वन्य जीव क्या होते हैं। वन्य जीव एक प्रकार से पर्यटन प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है, जो पर्यटक जब भी घूमने जाते हैं तो उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए, उनका दिन और अच्छे से, उनकी यात्रा और एक्साइटमेंट और ज़्यादा यादगार प्रभावित होने के लिए उनके साथ कुछ ऐसे मनोरंजन तत्व जोड़ने का एक कार्य है, वो वन्य जीव कहलाता है। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी कई पर्यावरणीय पर्यटन परियोजनाएं हैं। बच्चों, जब भी हम कहीं भी यात्रा करने जाते हैं, जैसे हिमालय के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे कुछ मनोरंजन गेम्स उसमें इंक्लूड कर दिए गए, जिससे हमारा पर्यावरण भी दूषित ना हो और पर्यावरण भी प्रॉफिट में रहे और हम अच्छे से एक्साइटमेंट होकर उस यात्रा को और भी यादगार बना सके और लंबे समय तक याद रख सके। ऐसे कुछ वन्य जीवों के द्वारा हमारे हर एक पर्यटन स्थल में कुछ महत्वपूर्ण गेम और मनोरंजक साधन जोड़ दिया पर्यटक को एक्साइटमेंट व उसको अच्छे से याद रखने से। अवकाश पर्यटन, यह ज़्यादातर शहरी आबादी के लिए है। शहरी जीवन तनाव से भरा है और लोग प्राकृतिक सुंदरता और तेजी हवा की कमी महसूस करते हैं। अन्य कारणों में मनोरंजन और दृश्य के परिवर्तन की आवश्यकता शामिल है। कभी कभी कुछ लोग यात्रा प्रोत्साहन जैसी कुछ प्रोत्साहन के कारण पर्यटन के लिए जाते हैं। बच्चों, अवकाश पर्यटन से हमें यह साफ जाहिर होता है कि यह अवकाश की बात कर रहा है। जैसे हम वीकेंड की बात कर सकते हैं, डेली रूटीन जो होता है मंडे टू फ्राइडे वो सेम होता है, बाकी सैटरडे संडे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये हमें शहरीकरण या शहरी लोगों में उनकी आबादी में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गाँव कस्बों में चीज़ें अप्लाई नहीं होती। यह शहरीकरण में देखने को ज़्यादा मिलता है। वहाँ के लोग पूरे दिन काम करते करते तनाव आते हैं और उनको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हमारा दिनचर्या होना चाहिए, तो उसके लिए वो तेज़ हवाएं या गांव जैसी जो ताजगी होती है वो फील करने के लिए यात्रा के लिए निकल पड़ता है। अपने आप को तनाव मुक्त और जो डेली बेसिस का रूटीन होता है उसको दूर करते हुए एक नई दिशा की ओर बढ़ते हुए यात्रा करना आरंभ करता है, और ये तब करता है जब उसका अवकाश होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कार्यालय में पर्यटन की यात्रा के लिए पैसे मिलते हैं। साथ ही कार्यालय या कार्य संगठन अपने कर्मचारियों को गर्मियों या सर्दियों के अवकाश के साथ एक पर्यटन का अवसर प्रदान करते। बच्चों, वैसे बहुत सारे कार्यालय देखने को मिलते हैं जहां पर पर्यटन को भी बढ़ाया जा रहा है, पर्यटन के लिए कि भाई डेली बेसिस का जो रूटीन है उसको तोड़ते हुए थोड़े से कुछ कार्यालय उनको ऑफ देते हैं, कुछ पैसे देते हैं यात्रा करने के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे कर्मचारियों को अवकाश के दिन कहीं पर भी घूमने जाने का मन होता है तो वो घूम आते हैं और अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, फिर से एक नई सर्कल में जाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं जो डेली बेसिस का रूटीन है उसको तोड़ते हुए एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए वो उनको अवकाश मिलता है। ठीक है, बहुत सारे कार्यालयों में। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ विचारकों का मानना है कि पर्यटकों को ऐसी जगह पसंद है जैसे जलवायु नर्म होनी चाहिए, बहुत दूर नहीं होनी चाहिए, वही कुछ विशिष्ट गतिविधियां होनी चाहिए आदि शामिल है। एक महत्वपूर्ण विचारक यह है कि यह स्थान पर्यटकों की आय के स्तर के भीतर होना चाहिए। आवश्यक है पर्यटक की उम्र और लिंग के अनुसार भी होना चाहिए। युवा के लिए मनोरंजन रिजॉर्ट्स, ट्रैकिंग और साहसिक गतिविधियां और वृद्धों के लिए प्राकृतिक रिजॉर्ट और शांति वातावरण। बच्चों, कुछ विचारकों का मानना है कि अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी एक्सपीरियंस अलग होगा, बड़ा है तो वो अलग चीज़ें देखना पसंद करता है, और अगर वो वृद्ध है तो उसकी अलग एक्टिविटियाँ होंगी। तो उसके बिहाफ पे उसे अपना घूमना जाना चाहिए और ज़्यादा दूर पर्यटन नहीं होना चाहिए, जिससे उन्हें ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करना पड़े और टाइम भी। वो चाहता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें इंजॉय कर सके,
तो ऐसे ही जगहों पर पर्यटन स्थल बनाना चाहिए और उनके कीमती की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिससे पर्यटक अफोर्डेबल ना कर पाए। तो ऐसे ही पर्यटन स्थल पर चीज़ें होनी चाहिए जो पर्यटकों की ज़रूरतों को भी पूरा कर दे और उसकी जो इच्छा है उसको भी फुलफिल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है साहसी पर्यटन। इसमें दूर दराज के क्षेत्र, विदेशी स्थानों, कठिन इलाकों की ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी और पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेल शामिल हैं। ऐसे पर्यटन उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनके पास साहस की भावना है और जो नियमित जीवन शैली से संतुष्ट नहीं है। बच्चों, यह साहसिक पर्यटन के नाम से हमें पता चल रहा है कि इन चीज़ों के लिए हमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है। इन सारी चीज़ों के लिए हर एक व्यक्ति प्रिपेयर नहीं होता और या तो फिर वही व्यक्ति करता है जो अपने डेली बेसिस का रूटीन से संतुष्ट नहीं होता। कुछ लोगों को साहसिक गेम्स खेलना, बहुत सारी चीज़ें करना, अलग अलग जगहों पे जाना, अपने पूरे दिनचर्या को उनके संग इंटरटेनमेंट करना ज़्यादा पसंद होता है। तो वह पर्यटन स्थल साहसिक पर्यटन होते हैं जिसमें ज़्यादा मात्रा में साहस चाहिए होता है वो और उसे लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय शायद ही कभी ऐसे पर्यटन में रुचि रखते हैं जिसमें बहुत अधिक जोखिम शामिल है। साथ ही सुरक्षा एक मुख्य चिंता है जो वर्तमान में भारत में इस तरह के पर्यटन के लिए जिम्मेदार है। भारत में जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल जैसे क्षेत्र कुछ ऐसे स्थान हैं जहां साहसिक पर्यटन की संभावना आशाजनक प्रतीत होती है। बच्चों, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे, परंतु भारतीय पर्यटक जो होते हैं वो कम जाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जान की बात आ जाती है। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। ये बहुत ही कम व्यक्ति करते हैं क्योंकि सबको अपनी जान से प्यार होता है, परंतु कुछ ऐसे भी पर्यटक होते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करें। तो भारत में कुछ ऐसे पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं जैसे जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। ऐसे ये पर्यटन स्थल है जहाँ पर आज पर्यटक को बढ़ावा तो दिया है, साथ ही गवर्नमेंट ने यहाँ पर उन लोगों के लिए कुछ प्राथमिक आवश्यकताओं को भी मुहैया कराया है जिससे अगर जिन बच्चों को या फिर जिन भी लोगों को साहसिक पर्यटन स्थल ज़्यादा पसंद है तो वो अपनी इस इच्छा को पूरा करते हुए अगर उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो वहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हुए उस यात्रा को फिर से दोबारा से अपने इस गेम्स को या फिर हम कह सकते हैं इस यात्रा को पूर्ण कर सकता है। ठीक है, जैसे मेघालय अपने कई वन आकर्षण जैसे रूट ब्रिज, सेक्रेंड ग्रोडस आदि के साथ साहसिक पर्यटन के लिए खुल गया है। ऋषिकेश भी रिवर राफ्टिंग की सुविधाओं के साथ साहसिक पर्यटन के लिए एक स्थान के रूप में आगे आ रहा है। बच्चों, अब गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारी मात्रा में पर्यटक यहाँ घूमने जाते हैं। सबका अपना अपना एक लक्ष्य होता है। किसी को साहसिक पर्यटन ज़्यादा पसंद है तो कोई इससे दूर भागता है। तो ये ऐसे भी पर्यटन स्थल बनाने में हमारी गवर्नमेंट आगे लेकर आई है। मेघालय और ऋषिकेश कह सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने भारी मात्रा में चीज़ों को प्रोवाइड किए जिससे भारी मात्रा में जो भी पर्यटक के एक्सपीरियंस रहता है या फिर जिनको जाना पसंद होता है उनको आसानी हो सके। ठीक है, तो ये वो दोनों जगहें हैं जो हमारे साहसिक पर्यटन के रूप में उभर कर आई है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है चिकित्सा या स्वास्थ्य पर्यटन। जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी एक देश की यात्रा करते हैं तो ये चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। बच्चों, अपने स्वास्थ्य से लेकर अगर उस जगह पर कहीं पर भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है जहाँ पर सस्ता भी हो, अफोर्डेबल भी कर पाए और अच्छा ट्रीटमेंट मिले, और उस यात्रा को हम क्या कहते हैं, चिकित्सा पर्यटन यात्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बड़े केंद्रों और कस्बों में प्रदूषण, लोगों की गतिहीन जीवन शैली, तनाव जैसे कारक इस प्रकार के स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन की ओर ले जाते हैं। बच्चों, बड़े बड़े शहरी केंद्र और कस्बों में प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे ऐसी जगहों पर हमें जाना पड़ता है कि वहाँ पर या तो ट्रीटमेंट नहीं होता, छोटा कस्बा होता है, क्षेत्र होते हैं कि वहाँ पर सारी दवाइयाँ नहीं हो पाती, तो वो दूसरी जगहों पर जाते जहाँ पर कम पैसे भी लिखते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटक इन संसाधनों को रोगी निरोधी और चिकित्सीय गुणों के साथ महत्व देते हैं। बहुत सारे पर्यटक आज हमारे संसाधनों को रोगी निरोधी बनाने के लिए, चिकित्सा के लिए जो भी प्रिपेयर हो सकता है उनको गुण देते हैं कि वो अच्छे से वहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट करा सके, और इसके लिए जब वो यात्रा करते हैं तो वो यात्रा क्या कहलाती है, चिकित्सा पर्यटन कहलाती है। ठीक है बच्चों,
अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ देश पर्यटकों को आने जाने की सुविधा देकर उन्हें वीज़ा और अन्य प्रोत्साहित सहायता सुविधा प्रदान करके उनकी चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देते हैं। आज हम देख सकते हैं कि भारी मात्रा में भारत जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत कम पैसों में अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें वीज़ा देकर हम कह सकते हैं उनको उस देश में भेजा जा रहा है और अच्छी दवाइयाँ या उपचार देकर उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको? चिकित्सा पर्यटन को, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यटक लागत प्रभावी और बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए भारत आते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन 2020 तक लगभग 3 बिलियन अमेरिका डॉलर के बराबर हो जाएगा। चेन्नई में लगभग 45% विदेशी पर्यटक आते हैं। बच्चों, ऐसे बहुत सारे भारी मात्रा में पर्यटक भारत में आते हैं। क्यों? भारत के अंदर सारी सुविधाएं और कम पैसों में अच्छी ट्रीटमेंट देने के उपचार उपलब्ध है और इसलिए लोग यात्रा करते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि जो चिकित्सा है भारत की वो 3 बिलियन अमेरिका के डॉलर बराबर होने वाली है पर्यटन चिकित्सा पर्यटन को लेकर। साथ ही चेन्नई में भी 45% विदेशी पर्यटक आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। क्यों? वहाँ पे सारे ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें जल्दी और कम समय में उपलब्ध हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है, किसी को कैंसर है, किसी को हैज़ा जैसी बीमारी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उन सभी के ट्रीटमेंट यहाँ पर भी सुनिश्चित है। साथ ही हमारे भारत जैसे देश के अंदर भी कम पैसों में सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी बीमारियों को जल्दी ही और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट देके ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, व्यावसायिक पर्यटन। इस तरह के गंतव्यों से व्यापारिक लेन देन करने वाले सम्मेलन में भाग लेने, प्रदर्शनी या व्यवसाय से जुड़े आयोजन की सुविधाएं और एक ही में आनंद और दृश्य को देखने के अवसर प्रदान करना शामिल है। बच्चों, व्यावसायिक पर्यटन के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जब भी हम कोई भी यात्रा व्यवसाय को, व्यापार को लेकर एक जगह से दूसरी जगह कर जाते हैं तो वह एक व्यावसायिक पर्यटन कहलाते हैं। या फिर हमारे देशों में सम्मेलन होता है, उसके बिहाफ पे भी हम एक देश से दूसरे देश में जाते किसी न किसी मुद्दे को लेकर, वह भी एक व्यावसायिक पर्यटन कहलाता है। और साथ ही यह व्यावसायिक पर्यटन तो कहलाता है जब हम कोई भी व्यक्ति समय निकालकर अपने व्यवसाय के लिए जाता है तो कुछ समय के लिए, वो ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन चले वो काम या मीटिंग, है ना, तो वो कुछ समय अपने आसपास के जो भी एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर्यटन स्थल होता है, उससे भी प्रभावित होकर अपने ऑफिस के वर्क के साथ साथ वहाँ घूम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यवसाय पर्यटन। यह न केवल मानव विज्ञानियों के बीच विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान की अनुमति देता है, बल्कि संस्कृति और उन स्थानों के अन्य आकर्षणों की झलक प्रदान करने में भी मदद करता है जहां ये सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। बच्चों, हमारे देशों विदेशों के अंदर जो सम्मेलन होते हैं वो हमारी बातों को आदान प्रदान करने का एक साधन तो है ही है, साथ में वहाँ के आसपास का इन्वायरमेंट, आसपास के पर्यटन को आकर्षित करते हुए हम और समय उधर रुक जाते हैं और देखते हैं, तो हम अपने आप को एंजॉयमेंट भी करा पाते हैं और काम भी हो जाता है। और इस प्रकार से हम अपने विचारों को भी व्यक्त करने का हमें एक सुनहरा मौका मिल जाता है। हम प्रॉफिट लॉस सारे ही फेस टू फेस बातें कर पाते हैं उस सम्मेलन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है विजिटिंग टूरिज्म, जिसे हम भेंट पर्यटन कहते हैं। भारत में रिश्तेदारों या परिचितों का आना एक बहुत ही आम बात है। दादा दादी और विभिन्न रिश्तेदारों के साथ छुट्टा बिताना एक आम बात है। महिलाओं के लिए अपने बच्चों के साथ अपने घर का दौर करना, विभिन्न प्रकार के लोक कथाओं और गीतों का हिस्सा करना रहना है। बच्चों, भेंट पर्यटन एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपने रिश्तेदारों, अपने रीति रिवाजों को, अपने परिवारों, अपने छोटे बच्चों, अपने परिवार, दादा दादी, उनके अन्य घरों पर जाकर सेलिब्रेट करना या वो हमारे घर पर आना, तो वो एक प्रकार से भेंट पर्यटन कहलाता है। और इसके अंदर सभी माता पिता या एक दूसरे के घर में जाकर, अपने रिश्तेदारों में जाकर उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों से मिलते हैं। जैसे हम ईद के दौरान हम मोमडन लोगों के घरों में जाते हैं, बहुत सारे लोग, और वो लोग भी हमारे घर आते हैं। तो इसी प्रकार से उनका जो मेज़बान और अतिथि का जो हमें मौका मिलता है वो कहीं ना कहीं एक भेंट पर्यटन में भी दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यटन और औपनिवेशिक अन्वेषण। पूरब की अपनी खोज पर पश्चिम लोग ऐसी संस्कृतियां पाई जो अपने आप से भिन्न थी और इन संस्कृतियों की खोज में रुचि पैदा की। विभिन्न उपनिवेशी देशों में पर्यटन ने स्थानीय
संदर्भ में महारत हासिल करने के लिए काम किया। बच्चों, जिस प्रकार से हमने देखा कि औपनिवेशिक अपने चीज़ों को देखकर भारत की अन्य चीज़ों से प्रभावित हुए, तो उन्हें धीरे धीरे खोज करना, जैसे वास्को डी गामा यात्रा करने आए थे, चीज़ों को देखने आए थे, परंतु उन्होंने हमारे देश पर अपना शासन करने की भी कोशिश की है ना। पुर्तगालों ने देखा भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल से प्रभावित होकर वो यहाँ रुका। अगर वो खोज के लिए नहीं निकलते तो शायद ही आज हम कहीं ना कहीं अपने पर्यटन स्थलों को नहीं जान पाते और उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी समझ नहीं पाते। तो ये एक प्रकार से उपनिवेशवादियों का ये काम महारथी हासिल करता है, एक पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, औपनिवेशिक राज्य ने न केवल संभावित हस्तक्षेप की सुविधा के लिए बल्कि इसे निवासियों के लिए इसे सुलभ बनाने और बाद में इसका फ़ायदा उठाने के लिए क्षेत्र का विभाजन किया। बच्चों, औपनिवेशिक राज्यों ने न केवल इसमें हस्तक्षेप किया, चीज़ों को देखकर उनसे प्रभावित होकर उस पर कार्य ही नहीं किया, बल्कि वहाँ के निवासी लोगों के लिए भी रोजगार प्रदान किया और उनको वहाँ जो भी व्यापार हुआ या जिस भी चीज़ से प्रभावित हो उनसे रिलेटेड और भी आवश्यकताएं जो हुई उनको उभारा, जिससे वहाँ के निवासियों को रोजगार मिल सके। और उन्होंने बाज़ारों को भी बांटा कि प्राथमिक आवश्यकता क्या है पर्यटकों की, उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीज़ों को उभारने का काम भी हमारा उपनिवेशवादियों ने या फिर हम कह सकते हैं उपनिवेशी विदेशी लोगों ने ये कार्य करने में हमारी मदद की है, जिससे आज हमारा पर्यटन एक उद्योग के रूप में उभर कर आया है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने इसके पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर की और पहला क्वेश्चन है, पर्यटन किसे कहते हैं, ये आ सकता है। दूसरा है, पर्यटक की परिभाषा व्यक्त कीजिए। पर्यटन और पर्यटक की परिभाषा आ सकती है कि वह दोनों क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये 100% आता ही आता है। तो इससे रिलेटेड एक और वीडियो है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। पर्यटन के बहुत ही प्रकार है, जितनी आवश्यकता पर्यटक की होती है वो सारे ही प्रकार एक प्रकार से पर्यटन के बन जाते हैं। और तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।